वेलकम अगेन। हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर हाजिर हैं और टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट और एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी प्रश्न इस पर बनते हैं और इससे लगभग सभी लोग वाकिफ़ भी हैं। सौर मंडल की प्रक्रिया हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, विज्ञान भी है इसमें और सामान्य जानकारी भी इसके अंदर है। तो हम प्रारंभ करने जा रहे हैं सौर मंडल। और सौर मंडल की प्रक्रिया में हम यहाँ पर ब्रह्मांड में जो जो पदार्थ उपस्थित हैं उन सभी पदार्थों को या ब्रह्मांड की पूरी संरचना का हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद में हम उस ब्रह्मांड में हमारा या हमारी आकाश गंगा कहाँ पर स्थित है, आकाश गंगा के किस जगह पर सौर मंडल उपस्थित है या सौर परिवार उपस्थित है और सौर परिवार में कौन कौन से सदस्य हैं, उन सदस्यों की जानकारी, सूर्य या सूर्य से संबंधित कुछ सामान्य जानकारी, इसके अलावा ग्रहों की सामान्य जानकारी, उपग्रहों की सामान्य जानकारी तथा उसके बाद हम फिर पृथ्वी और उसकी सामान्य गतियाँ और उससे संबंधित होने वाले प्रभाव, परिवर्तन किस तरीके के होते हैं और गतियों से क्या क्या बदलाव आते हैं, उनकी सामान्य हम जियोग्राफिक जानकारी यहाँ पर इसके साथ में लेंगे। इसके अलावा पृथ्वी पर समय निर्धारण की प्रक्रिया कैसे संपन्न की जाती है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी हम इसके अंदर समझेंगे किस तरीके से किया जाता है। इसके अलावा तारामंडल कौन कौन से हैं उसकी जानकारी लेंगे, उल्काएं, उल्का पिंड्स क्या होते हैं उनकी जानकारी लेंगे, निहारिकाएं क्या क्या है, या इसके अलावा जो अवांतर ग्रह हैं वो क्या हैं, किन ग्रहों के मध्य उपस्थित है अवांतर ग्रह, उनकी जानकारी लेंगे और कुछ तारे और तारामंडलों के बारे में, नक्षत्रों के बारे में भी सामान्य जानकारी हम इसके अंदर लेंगे। टॉपिक बहुत लंबा है, कई लंबे पार्ट्स के अंदर आपको छोटे छोटे पार्ट्स में आपको प्रदर्शित करके या दिया जाएगा, जिसमें हम पहला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं सौर मंडल। तो सौर मंडल को अगर मैं इस तरीके से प्रदर्शित करूं, पूरे ब्रह्मांड के अंदर पूरा ब्रह्मांड छोटी छोटी या विशाल आकार की निहारिकाओं से निर्मित हुआ है और उन निहारिकाओं के अंदर हजारों निहारिकाएं हैं और उन निहारिकाओं के अंदर हमारी निहारिका जहाँ पर हमारा सौर मंडल स्थित है उस निहारिका को हम मिल्की वे कहते हैं या मंदाकिनी कहते हैं या आकाश गंगा कहा जाता है। तो आकाश गंगा के एक निश्चित जगह पर, उसकी एक निश्चित भुजा पर हमारा सौर मंडल उपस्थित है। तो जितनी भी निहारिकाएं हैं ब्रह्मांड के अंदर, ये निहारिकाएं एक दूसरे के साथ गतिशील अवस्था में या एक दूसरे के सापेक्ष गतिशील अवस्था में उपस्थित है। प्रत्येक की निश्चित आकृति है और ये एक निश्चित गति से फैल रही है, विस्तारित हो रही है या उनके बीच की दूरी परिवर्तित हो रही है या बढ़ रही है। दूसरी बात करें तो यहाँ पर सौर मंडल की तरह एक आकाश गंगा में हजारों लाखों तारे हैं और प्रत्येक तारे का अपना एक मंडल है और उसमें से सूर्य एक तारा है, सूर्य का मंडल है जिसको हम सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल पूरा का पूरा आकाश गंगा के किसी निश्चित केंद्र के चारों ओर परिक्रमण कर रहा है, अर्थात पूरा सौर मंडल एक साथ परिवर्तन कर रहा है, लेकिन सापेक्ष स्थिति का अध्ययन ही हम यहाँ पर करेंगे। यह आकाश गंगा के केंद्र के सापेक्ष उसकी गति के बारे में यहाँ अपन कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है आकाश गंगा के सेंटर के चारों ओर यह परिवर्तित या परिक्रमण कर रहा है। तो ये प्रक्रिया भी आपको ध्यान में रखनी है, अर्थात पूरा सौर मंडल भी अपनी जगह परिवर्तित करता है। अब हम चर्चा करते हैं कि उस आकाश गंगा के अंदर सौर मंडल के केंद्र के अंदर क्या है, सूर्य, और सूर्य के चारों ओर विभिन्न ग्रह परिक्रमण करते हैं। और यहाँ पर कौन कौन से ग्रह हैं, उनका क्रम क्या है, उनका आकार के हिसाब से क्रम क्या है, उनका संगठन क्या है, ये सब प्रक्रियाएं हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सौर मंडल या सोलर स्फीयर कहा गया है, सौर मंडल या सोलर स्फीयर कहते हैं। और यह ब्रह्मांड कई निहारिकाओं से मिलकर बना है। अभी पर चर्चा की, पूरा ब्रह्मांड की बात करें तो पूरे ब्रह्मांड में कई सारी निहारिकाएं हैं और उन निहारिकाओं से ब्रह्मांड बनता है, जिसमें कि हमारा सौर मंडल उपस्थित है। तो सौर मंडल या हमारा सौर मंडल आकाश गंगा नाम की निहारिका या गैलेक्सी या मिल्की वे का हिस्सा है। तो हमारा सौर मंडल कौन सी निहारिका का हिस्सा है, आकाश गंगा का, जिसको हम मिल्की वे कहते हैं या गैलेक्सी भी कहा जाता है। तो आकाश गंगा का हिस्सा है। और सौर मंडल आकाश गंगा की कौन सी भुजा पर स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
ओरियन भुजा में यह सौरमंडल स्थित है। तो ब्रह्मांड के अंदर आकाश गंगा की ओरियन भुजा के अंदर क्या उपस्थित है? सौरमंडल उपस्थित है। जहां सौरमंडल आकाश गंगा के केंद्र के चारों ओर अपने ग्रहों सहित, पूरा सौरमंडल ही इस आकाश गंगा के केंद्र के चारों ओर परिक्रमण करता है या उसके चारों ओर, केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है। तो आकाश गंगा की ओरियन भुजा में सौरमंडल, और सौरमंडल आकाश गंगा के केंद्र के चारों ओर परिक्रमण करता है या चक्कर लगाता है। ब्रह्मांड में निहारिका स्थित है। उन निहारिकाओं में हमारी निहारिका जिसका नाम है आकाश गंगा, और आकाश गंगा में सौरमंडल है, और सौरमंडल और अन्य कई तारामंडल भी स्थित हैं। तो अन्य को हम तारामंडल कहेंगे, और सूर्य, एक तारे का नाम जब ने सूर्य रख रखा है तो सूर्य के मंडल को सौरमंडल कहा गया है। तो सौरमंडल और तारामंडल मिल करके आकाश गंगा बनाते हैं, और आकाश गंगा किसका हिस्सा है? ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो कई आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड को बनाते हैं। तो यहाँ पर एक सामान्य सा चित्र दे रखा है। ये सोलर सिस्टम है, और ये सूर्य, और सूर्य के ये सभी ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते हैं। और इस सौर परिवार में कौन कौन से सदस्य है, सौर मंडल में क्या क्या रखा गया है, किनको शामिल किया गया है, वो एक इंपॉर्टेंट बात है। तो उसके लिए एक ही सिंपल प्रक्रिया है। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है, और इस केंद्र के चारों ओर जो जो ग्रह हैं, चाहे उपग्रह हैं, चाहे अन्य भाग हैं, तो ये जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण कर रहे हैं, वे सभी भाग मिलकर के सौरमंडल कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमारे सौरमंडल की अगर मैं बात करूं तो उसमें 8 ग्रह शामिल हैं, उनके सभी उपग्रह शामिल हैं, तथा धूमकेतु भी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण कर रहे हैं, तो धूमकेतु भी सौरमंडल का ही हिस्सा है। इसी तरीके से क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह भी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण कर रहे हैं, तो ये भी सौरमंडल का हिस्सा है। अर्थात सौरमंडल किनसे मिलके बना है? 8 ग्रह, उनके सभी उपग्रह, धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह मिलकर के सौरमंडल का निर्माण करते हैं। तो इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, सौरमंडल में कौन कौन से भाग हैं। एग्जाम में भी पूछा गया है कि निम्न में से सौरमंडल का हिस्सा नहीं है, तो उसमें ये ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह, ये तो सौरमंडल का हिस्सा हैं। इसके अलावा कोई भी चीज, तारामंडल अगर कह दिया जाए तो ये सौरमंडल का हिस्सा नहीं है, अलग समूह का निर्माण करता है। तो इस तरीके से प्रारंभिक जानकारी यहाँ से हम लेकर के आगे बढ़ते हैं, और दूसरे में वापस सौरमंडल की कुछ सामान्य जानकारी है। तो सौरमंडल के कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। क्रम से भी ध्यान रखने हैं, और सेट में भी याद रखने हैं, नजदीक कौन सा है और बढ़ते क्रम क्या है, वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। तो सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 2 ग्रह हैं। और कितने ग्रह हैं? टोटल 8 ग्रह। और 8 ग्रहों को हम कितने भागों में विभाजित कर रहे हैं? 2 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है। और इनका विभाजन किस तरीके से किया गया है कि सूर्य के चारों ओर जो ग्रह जिस क्रम में है, उस क्रम में बीच में अवांतर ग्रह के अंदर की ओर 4 ग्रह हैं, और अवांतर ग्रहों के बाहर की ओर कितने ग्रह हैं? 4 ग्रह। तो इनको हमने 2 भागों में बांटा गया है। जो अवांतर ग्रह के अंदर की ओर हैं, जिनको कहा गया है पार्थिव ग्रह, नाम दिया गया है, लेकिन इसकी प्रक्रिया क्या है, इनको आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। और जो अवांतर ग्रहों से बाहर की ओर है, उनको हम कहते हैं बाह्य ग्रह। तो आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह सारे लगभग पृथ्वी के आकार के हैं, इसलिए उनको पार्थिव ग्रह कहा गया है। जबकि जो बाह्य ग्रह हैं वो बृहस्पति के आकार के हैं, बड़े आकार के हैं, और बृहस्पति के लगभग समान आकार के हैं, अतः उनको बृहस्पतीय ग्रह कहा गया है। तो इस तरीके से 8 सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने वाले ग्रह हैं, और 8 ग्रहों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। ग्रह किसको कहा जाता है? सूर्य या तारे के चारों ओर परिक्रमण करने वाले आकाशीय पिंडों को हम ग्रह कहते हैं, जो निश्चित पथ पर अपना परिक्रमण करते हैं। जिनका पथ परिवर्तित नहीं होता है वे ही क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। अगर पथ परिवर्तित हो जाए, तो जैसे मैं अवांतर ग्रह की बात कर रहा हूँ, कोई निश्चित पथ नहीं होता है, उनको ग्रह नहीं कहा गया। इसी तरीके से अगर मैं धूमकेतु की बात करता हूँ, तो धूमकेतु का भी निश्चित पथ नहीं होता है, लेकिन निश्चित पथ नहीं होता है, परिवर्तित होता रहता है। तो ऐसी स्थिति में उनको भी हम ग्रह नहीं कहते हैं। तो यहाँ पर पहला भाग हम ले रहे हैं पार्थिव ग्रह, जो कि आंतरिक ग्रह हैं।
इनका माप पृथ्वी के लगभग समान होता है, अतः इनको हम पार्थिव ग्रह कहते हैं। पृथ्वी से मिलता जुलता, संगठन भी पृथ्वी की प्रकृति का है, घनत्व लगभग पृथ्वी की तरह का ही है, तो उनको पार्थिव ग्रह कहा गया है। जैसे शरीर को भी कहते हैं पार्थिव देह, अर्थात पृथ्वी के अंगों से ही निर्मित होता है, पृथ्वी में मिलने वाली चीज है, तो इसको पार्थिव देह कहा जाता है। तो यहाँ पार्थिव ग्रह, पृथ्वी से संबंधित ग्रहों को पार्थिव ग्रह कहा गया है या टेरेस्टेरियल प्लेनेट कहा जाता है। यह ग्रह किनसे बने हुए हैं? चट्टानों और धातुओं से निर्मित होते हैं जिनका घनत्व बहुत उच्च होता है। इनका संगठन कठोर होता है, इसमें गैसों की मात्रा बहुत कम होती है, वायुमंडल में गैसें हैं, बहुत कम मात्रा में निम्न घनत्व युक्त गैस होती है, लेकिन इसमें चट्टान और धातुओं के बने होने के कारण इनका घनत्व बहुत अधिक होता है। एग्जाम्पल आप देखें, सूर्य के पास के प्रथम 4 ग्रह, क्रम से आपको ध्यान रखना है, सूर्य के पास सबसे नजदीक बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, तो ये 4 क्रम से ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो इस तरीके से, और पृथ्वी यहाँ पर कितने नंबर पर है? तीसरे नंबर पर। तो बुध सबसे नजदीक, शुक्र सेकंड नंबर पे, पृथ्वी थर्ड नंबर पे और मंगल चौथे नंबर पे हैं, और ये चारों ही पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। सेकंड एग्जाम्पल हम यहाँ ले रहे हैं, सेकंड भाग, और ये है बृहस्पतीय ग्रह या जोवियन प्लेनेट कहा गया है। जुपिटर से मिलते जुलते हैं, इसलिए इनको जोवियन प्लेनेट कहते हैं, और इनका माप पृथ्वी से काफी अधिक होता है। ठीक है, इनका माप का मतलब आकार पृथ्वी से काफी अधिक है, लेकिन घनत्व बहुत कम होता है। तो इनका माप बृहस्पति ग्रह के लगभग समान होने के कारण इनको बृहस्पतीय या जोवियन प्लेनेट कहते हैं। अगला है, उदाहरण के रूप में देखें तो अंतिम 4 ग्रह कौन से? जो अवांतर ग्रह हैं उनके बाद वाले जो 4 ग्रह हैं, जिसमें सबसे पहले आपके यहाँ पे आता है बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। ठीक है, नेपच्यून को वरुण कहते हैं, तो यूरेनस को हम क्या नाम देते हैं? अरुण कहते हैं, अरुण, वरुण। ठीक है, कैसे याद रखना है वो प्रक्रिया बता दूंगा। तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, यूरेनस को अरुण और नेपच्यून को वरुण कहा जाता है। ये चारों ग्रह जो दिए गए हैं ये सूर्य से दूरी के अनुसार लिखे गए हैं। तो सबसे नजदीक है बुध ग्रह, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इस क्रम के अंदर ये 8 ग्रह उपस्थित है, और आज सूर्य के 8 ग्रहों को ही मान्यता प्राप्त है। 9 या 10 ग्रह है, उनके नाम मैं आपको बता दूंगा जिनको कभी ग्रह कहा गया था, लेकिन अभी हम 8 ग्रह ही मानकर चलते हैं। और इनकी प्रकृति इंपॉर्टेंट है, यह गैस और हीम से बने, हीम अर्थात बर्फ, लेकिन यह बर्फ ये नहीं है। हीम का मतलब बहुत ठंडे पदार्थों से निर्मित है, जरूर नहीं बर्फ ही हो, जल ही हो, लेकिन हीम या ठंडे पदार्थों से मिलकर बने हैं, जिसमें मुख्यतः हीलियम और हाइड्रोजन अनिवार्य रूप से पाई जाती है। तो हाइड्रोजन और हीलियम अनिवार्य रूप से इनमें उपस्थित रहती है, और ये गैसों से निर्मित होते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन, हीलियम आदि गैसों से, और साथ में टेम्परेचर कम होने के कारण हीम नाम दिया गया, से निर्मित होते हैं। और इनका घनत्व अगर आप तुलनात्मक रूप में देखें तो पार्थिव ग्रह है उनका घनत्व बहुत उच्च होता है, जबकि जोवियन प्लेनेट या बृहस्पतीय ग्रह है उनका घनत्व बहुत कम होता है, क्योंकि ये गैसों से निर्मित है, जबकि पार्थिव ग्रह हैं ये चट्टानों से और धातुओं से निर्मित है, इसलिए इनका घनत्व अधिक है। तो जो सूर्य के नजदीक वाले 4 ग्रह हैं इनका घनत्व अधिक होता है, और ये धातु तथा चट्टानों से निर्मित होते हैं। और जो दूर के ग्रह हैं जो गैसों से और हीम से निर्मित होते हैं, और उनका आकार तो बहुत बड़ा है, क्योंकि गैसों का प्रसार जल्दी होता है, आकार काफी बड़ा रहता है, लेकिन फिर भी इनके घनत्व बहुत कम होते हैं। तो नेक्स्ट प्रक्रिया में देखें, एक और चीज यहाँ लिख रखी है कि बृहस्पति और शनि का द्रव्यमान अन्य सभी ग्रहों के द्रव्यमान का लगभग 92% होता है। 92 से भी ज्यादा है, लेकिन कुछ कई जगह अलग अलग आंकड़े दिए जिसमें 92 यहाँ प्रदर्शित किया। तो यहाँ पर बृहस्पति और शनि का आकार इतना बड़ा है, इतना अधिक द्रव्यमान है कि यदि सारे ग्रहों को मिला दिया जाए तो इन 2 ग्रहों का द्रव्यमान 92% तक है, जबकि बाकी ग्रहों का द्रव्यमान केवल 8% तक ही है। ये तुलनात्मक रूप से प्रदर्शित किया गया आंकड़ा है। इसका मतलब बृहस्पति और शनि आकार में बहुत ही बड़े हैं, घनत्व तो बहुत कम है, फिर भी आकार इतना अधिक है कि उनका द्रव्यमान काफी अधिक हो जाता है। फिर हम बात करते हैं
सौर मंडल के केंद्र में क्या उपस्थित है? सूर्य, और सूर्य के चारों ओर ही ये सभी ग्रह या सौर मंडल के सभी सदस्य परिक्रमण करते हैं। तो सौर मंडल के केंद्र में सूर्य है, जिसके चारों ओर अन्य ग्रह दीर्घ वृत्ताकार कोश। दीर्घ वृत्ताकार का मतलब है अगर सूर्य यहाँ पर है तो कोश इस तरीके से होगा जिसमें कभी ग्रह सूर्य से दूर चला जाता है और कभी ग्रह सूर्य के नजदीक आ जाता है। तो जब ये परिक्रमण करेंगे तो ग्रहों की सूर्य से दूरी परिवर्तित होती है, जैसे पृथ्वी की भी सूर्य से दूरी परिवर्तित होती रहती है, और उसी के कारण भिन्न भिन्न ऋतुएं बनती है, टेम्परेचर परिवर्तन होते हैं, अलग अलग मौसम निर्मित होते या ऋतुएं निर्मित होती है। तो यहाँ पर जिनके चारों ओर अन्य ग्रह दीर्घ वृत्ताकार कोश में, इस तरह के कोश में परिक्रमण करते हैं। तो ये प्रक्रिया भी ध्यान रखना है। दो शब्द आते हैं, एक परिभ्रमण और ये है परिक्रमण। परिक्रमण वास्तव में किसी केंद्र के चारों ओर घूमने की प्रक्रिया को परिक्रमण कहते हैं, और परिभ्रमण अपने अक्ष पर ही घूर्णन की प्रक्रिया को परिक्रमण कहा जाता है। सूर्य सौर मंडल का मुखिया है, मुख्य भाग है, और इसी को केंद्र में रखकर सभी ग्रह इसके चारों ओर परिक्रमण करते हैं। सूर्य का द्रव्यमान सौर मंडल के द्रव्यमान का लगभग 99%। सौर मंडल में जितने भी सदस्य हैं सभी के द्रव्यमानों की तुलना में सूर्य का द्रव्यमान 99% है, और सभी ग्रहों का द्रव्यमान लगभग 1% है, और यही सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते हैं। ऊपर से देखने पर, अर्थात सौर मंडल जो है, सौर मंडल को अगर ऊपर से देखा जाए तो सौर मंडल को ऊपर से देखने पर सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त अर्थात एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया? घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में, अर्थात ये जो दिया गया है घड़ी चूंकि यूं चलती है 1 2 3 4 से लेकर 12 तक, जबकि ये उल्टे चल रहे हैं, तो वामावर्त, तो सूर्य ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूर्णन करते हैं। सूर्य अपनी अक्ष पर भी वामावर्त घूर्णन करता है। तो सूर्य है ये भी अपनी अक्ष पर वामावर्त घूर्णन करता है, अक्ष पर, अर्थात ये अगर सूर्य है तो ये अपनी अक्ष पर भी वामावर्त घूर्णन करेगा, और सारे ग्रह भी इसके चारों ओर वामावर्त घूर्णन करते हैं। केवल 2 ग्रह ऐसे हैं जिनको छोड़ दें तो बाकी सभी वामावर्त घूर्णन करते हैं। तो यहाँ पर सूर्य अपनी अक्ष पर भी और लगभग सभी ग्रह भी इसके चारों ओर वामावर्त या एंटी क्लॉकवाइज परिक्रमण करते हैं और घूर्णन करते हैं। तो यहाँ पर सूर्य और यूरेनस और प्लूटो को वैसे यहाँ पर 8 में शामिल नहीं किया गया है, तो हम केवल 2 नाम ध्यान रखें, शुक्र और यूरेनस, ठीक है, अरुण वरुण। तो उसमें से ये अरुण है, यूरेनस कहा गया है, जिसका नाम मैं पहले बता चुका हूं। तो यूरेनस ग्रहों में 8वें ग्रह से पहला, मतलब पूरी लाइन में है तो लास्ट वाले से पहले वाला, और यहाँ सूर्य से चलें तो बुध के बाद वाला। तो यहाँ पर बुध के बाद वाला और लास्ट वाले से पहले वाला, ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो कि सूर्य के चारों ओर, तो इन 2 ग्रहों को छोड़कर सभी ग्रह अपनी अक्ष पर वामावर्त घूर्णन करते हैं। इनका परिक्रमण और घूर्णन समान दिशा में होता है, केवल इन 3 को छोड़ के, जिसमें प्लूटो को चूंकि हम ग्रह नहीं मान रहे, तो केवल शुक्र और यूरेनस, और शुक्र और यूरेनस यहाँ पर हम प्रदर्शित करें तो किस तरीके से क्रम से प्रदर्शित किया जाए, तो सूर्य से 2nd नंबर का ग्रह और लास्ट से पहले वाले का ग्रह, ये दोनों ग्रह सूर्य के चारों ओर विपरीत परिक्रमण करते हैं। तो शुक्र, यूरेनस व प्लूटो भी ग्रह नहीं है लेकिन प्लूटो नाम दे दिया, को छोड़कर सभी ग्रह अपनी अक्ष पर कैसे घूर्णन कर रहे हैं? वामावर्त घूर्णन कर रहे हैं, और इनका परिक्रमण और घूर्णन समान दिशा में होता है, केवल इन 2 को छोड़ करके, ठीक है। तो ऊपर जो लाइन लिखी थी कि ऊपर से देखने पर सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूर्णन करते हैं, ठीक है। तो सूर्य के चारों ओर अगर हम बात करते हैं तो आप घूर्णन की जगह परिक्रमण कहें, तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण सही शब्द है, परिक्रमण करते हैं, और सूर्य अपनी अक्ष पर है तो फिर घूर्णन कहा जाए। तो अक्ष पर घूर्णन और चारों ओर परिक्रमण, अक्ष पर घूर्णन और अगर चारों ओर है तो परिक्रमण कहा जाता है। जैसे मंदिर में जाते हैं तो हम मूर्ति की परिक्रमा करते हैं तो उसको परिक्रमण कहा जाता है। तो परिक्रमा घूम कर की जाती है, एक जगह खड़े होकर के घूर्णन किया जाता है, ठीक है। तो हम चारों ओर चल के घूम के आए तो उसको परिक्रमा कहेंगे, और अगर जगह पर खड़े रहें तो उसको हम क्या कहेंगे? घूर्णन कहा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एक और सूचना इंपॉर्टेंट है, वो देखना, और ये इंपॉर्टेंट किया गया है, एरो लगा के प्रदर्शित किया है। आपको शुक्र और यूरेनस या अरुण का नाम ध्यान रखना, ये दोनों
बाकी सभी ग्रहों से कुछ भिन्न है, उनकी परिक्रमण की दिशा भिन्न है। पृथ्वी अपनी अक्ष पर, ये ध्यान रखना, आप सिर्फ पृथ्वी की बात कर रहे हैं, पृथ्वी अपनी अक्ष पर सूर्य के चारों ओर वामावर्त दिशा में, ये वामावर्त दिशा दी गई है, इसको मैं पूर्व दिशा मानता हूं और इसको मैं पश्चिम, तो ये पश्चिम से किस ओर चक्रण कर रहा है, पूर्व दिशा में। सामान्यतः हम प्रदर्शित करते हैं तो मैप में भी यही तरीका काम में आता है, नॉर्थ या उत्तर दिशा ऊपर, दक्षिण नीचे, पूर्व दाईं ओर और पश्चिम बाईं ओर। तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमण करती है। तो पृथ्वी अपनी अक्ष पर भी और सूर्य के चारों ओर भी वामावर्त दिशा या दक्षिण से पूर्व दिशा में घूर्णन और परिक्रमण करती है। तो पृथ्वी अपनी अक्ष पर भी घूर्णन ऐसे करेगी वामावर्त, और परिक्रमण भी वामावर्त करती है। तो पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूर्णन व सूर्य के चारों ओर परिक्रमण दोनों ही वामावर्त दिशा में एंटी क्लॉकवाइज या पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है या परिक्रमण करती है। और इसीलिए चूंकि पृथ्वी अपनी अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, इसलिए सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। अगर कोई कहे कि क्या सूर्य पश्चिम दिशा में उग सकता है, बिल्कुल उग सकता है, यदि पृथ्वी वामावर्त की जगह या एंटी क्लॉकवाइज की जगह क्लॉकवाइज घूर्णन करना शुरू कर दे तो सूर्य पश्चिम दिशा में उगना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, तो घूर्णन परिवर्तित करने पर सूर्योदय की दिशा परिवर्तित हो सकती है। बाकी चूंकि पृथ्वी का घूर्णन परिवर्तित संभव नहीं है, इसलिए सूर्य हमेशा ही पूर्व दिशा में ही उगता है। पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन के कारण ही सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में उगता है और पश्चिम में जाके अस्त हो जाता है। ठीक है, जब हमें दिखना शुरू हो जाता है, तो अगर मैं यहाँ पर बैठा हूँ, इसकी जगह पृथ्वी गोल है, तो अगर पृथ्वी इस तरीके से घूम रही है तो मैं जैसे यहाँ पर पहुँचूंगा मुझे सूर्य दिखना शुरू हो जाएगा। तो किधर दिख रहा है, पूर्व दिशा में। फिर मैं घूमते घूमते जैसे ही मैं इधर जाऊँगा तो वापस यहाँ से मुझे सूर्य दिखना बंद हो जाएगा, चूँकि मेरा पूर्व उधर ही है, तो ये चीज़ अपने आप ही घूम करके पश्चिम में आ जाएगी। तो इस तरीके से पृथ्वी अपनी अक्ष पर पूर्व पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूर्णन कर रही है, इसलिए सूर्य पूर्व दिशा से उग करके पश्चिम दिशा की ओर जाता हुआ दिखाई देता है। क्लियर है, ये एक चीज आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं और वो है मुखिया की बात कर रहे हैं। सौर मंडल का मुखिया क्या है, सूर्य। सूर्य को प्रतीकात्मक रूप में हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, वैसे ये जो ले रखी है ये इसकी लपटें दिखाई दे रही है, लेकिन सूर्य में इससे भी बड़ी बड़ी लपटें इसमें निर्मित होती है। तो इस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं। अब सौर मंडल हो गया कंप्लीट, सामान्य जानकारी हो गई। अब हम एक एक सौर मंडल के भाग को लेके चल रहे हैं, जिसमें पहला है सूर्य। सूर्य पृथ्वी के निकटतम दूरी पर स्थित तारा कौन सा है, तो पृथ्वी के सबसे नजदीक स्थित तारा जिसका नाम क्या है, सूर्य। ये जरूर ध्यान रखना, पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा, और तारा कहते किसको हैं, वह आकाशीय पिंड जो स्वयं प्रकाशित होता है, स्वयं प्रकाशित होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। तो यहां पर चूंकि सूर्य स्वयं प्रकाशित है तो ये एक तारा है, और इस तारे का नाम हमने सूर्य कर रखा है, और ये पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा है जो सूर्य के नाम से प्रदर्शित किया गया है। तो कहा जाए पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन सा है, तो सूर्य इसका एग्जाम्पल होगा। सूर्य के बाद कहा जाए तो फिर आपको दूसरा नाम लिखना है। बाकी पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन सा है, सूर्य। ये जरूर ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट कर रखा है मैंने, तो ये आपको ध्यान रखना है। यह सौर मंडल का केंद्र तथा प्रकाश ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो पूरे सौर मंडल को ऊर्जा कहाँ से मिलती, क्योंकि तारे ही स्वयं प्रकाशमान होते हैं और वहीं से ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है। तो सभी सौर मंडल के भागों को ऊर्जा यहीं से प्राप्त होती है, और इसीलिए इसको सौर मंडल का मुखिया कहते हैं। नेक्स्ट है सूर्य का संगठन क्या क्या है। तो सूर्य के अंदर कौन कौन सी गैसें हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, और शेष गैसों में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑर्गन है, या अन्य गैसें भी उपस्थित। तो इस तरीके से लगभग 71% तक तो हाइड्रोजन है और 27% क्या है, हीलियम। और यहाँ पर हाइड्रोजन के संलयन की क्रिया द्वारा हीलियम का संश्लेषण निरंतर रूप से होता है, जिसमें कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। ये तत्वों के रूप में है, सामान्यतः ये अणुओं के रूप में नहीं है। तो यहाँ पर O2 नहीं O लिखा जाता है, N2 नहीं N लिखा जाता है, क्योंकि उच्च ताप है और उच्च ताप पर तत्व
आयनिक अवस्था में ही रहते हैं, तत्व रूप में ही रहते हैं, आयनों के रूप में रहते हैं। तो सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन है 71% जो कि परमाणविक रूप में उपस्थित है, हीलियम है ये भी परमाणविक रूप में उपस्थित है, और बाकी गैसें भी परमाणु की अवस्था में या आयनिक अवस्था में उपस्थित होती है। और आपको पहले बताया जा चुका है कि सूर्य पर जो गैसें हैं ये प्लाज्मा अवस्था का निर्माण करती है, और प्लाज्मा अवस्था में इलेक्ट्रॉन मुक्त और कर्नेल मुक्त अवस्था में या धनायन और अनायन मुक्त अवस्था में रहते हैं। सूर्य की प्रकाश ऊर्जा का स्रोत क्या है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। संलयन अभिक्रिया, और संलयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन किसमें परिवर्तित होता है, हाइड्रोजन के नाभिक संलयित होकर के हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से सूर्य प्रकाश ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सभी तारों का भी आप कह सकते हैं, सभी तारों की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है संलयन रासायनिक अभिक्रिया। क्या है, संलयन रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें हाइड्रोजन हीलियम में या अन्य तत्व संयोजित होकर के दूसरे तत्वों में परिवर्तित होते हैं। अति उच्च ताप पर हाइड्रोजन के संलयन से हीलियम गैस बनती है, जिससे द्रव्यमान में लगातार क्या होगी, कमी होती है। ठीक है, जैसे ही हाइड्रोजन या संलयन अभिक्रिया होती है तो क्रियाकारक आपस में नाभिकों के संयोजन से नए तत्वों का निर्माण करते हैं, और तत्व की निर्माण प्रक्रिया में द्रव्यमान घटकर कम होता है। ऐसी स्थिति के अंदर यह द्रव्यमान जो कम हुआ है यही ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है। तो संलयन अभिक्रिया में द्रव्यमान में कमी के कारण द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित होता है। इसलिए एक सवाल आता है कि सूर्य का द्रव्यमान निरंतर घट रहा है, उसका क्या कारण है। तो सिंपल सा उत्तर है सूर्य पर होने वाली संलयन अभिक्रिया, जिसमें द्रव्यमान कम होता है और यह द्रव्यमान ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होकर के इसके द्रव्यमान को घटाता है। तो द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित होता है, E बराबर mc² के सूत्र के रूप में, अर्थात द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित होता है, इसलिए द्रव्यमान घट रहा है। तो यहाँ पर अति उच्च ताप पर हाइड्रोजन के संलयन से हीलियम गैस बनती है, जिससे द्रव्यमान में कमी होती है जो ऊर्जा उत्पन्न करती है, इसलिए सूर्य का वेट घट रहा है। सूर्य हमारे सौर मंडल का अकेला तारा है, ओनली सिंगल स्टार है, और अकेला तारा माना गया, और पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा सूर्य माना जाता है। सौर मंडल का 98.87% द्रव्यमान सूर्य में निहित है। किसका, पूरे सौर मंडल का 99% कह सकते हैं द्रव्यमान किसमें, सूर्य में निहित है, और एग्जैक्ट कहें 98.87% है। विकिरण ऊर्जा उत्सर्जन के कारण सूर्य का द्रव्यमान निरंतर घट रहा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि सूर्य के द्रव्यमान में कमी का क्या कारण है। तो विकिरण ऊर्जा के रूप में द्रव्यमान कम होकर के ऊर्जा उत्सर्जित होती है, और उसी वजह से सूर्य का द्रव्यमान निरंतर घटता है, और सूर्य पृथ्वी से लगभग कितने गुना भारी है, 3.33 नहीं है, इसकी जगह 33.3 है शायद, और ये इसके आकार को प्रत्येक लगभग इतना बड़ा है, इतने गुना इसमें भारी है। तो ये 3.33 गुना की जगह 33.3 गुना अधिक बड़ा है, और उससे द्रव्यमान में बहुत अधिक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सूर्य ज्योति की। सूर्य ज्योति या ल्यूमिनस इंटेंसिटी L नोट करके लिखी जाती है, L 0 करके प्रदर्शित किया जाता है। तो सूर्य ज्योति, सूर्य से प्रति सेकंड, ये सिर्फ परिभाषा ध्यान रखनी है कि सूर्य से प्रति सेकंड उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय विकिरण को, जिनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिससे सौर स्पेक्ट्रम बनता है, सोलर स्पेक्ट्रम जो बनता है, तो वो विद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा को सूर्य ज्योति कहते हैं। तो कितने सेकंड में, 1 सेकंड में सूर्य से उत्सर्जित होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को सूर्य ज्योति या ल्यूमिनोसिटी कहा जाता है, जो कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी के रूप में हम प्रदर्शित करते हैं। सूर्य का तापमान, सूर्य के केंद्र का तापमान है लगभग 15 × 10⁶ डिग्री सेल्सियस, और सूर्य के सतह का तापमान है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। तो हम इसको इस रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, सतह का ताप 6000 डिग्री और उसके केंद्र का ताप 15 × 10⁶, ठीक है, और 10⁶ लगाएं तो 1,50,00,000 डिग्री हो जाता है। तो 1,50,00,000 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस में टेम्परेचर केंद्र में है, जबकि सतह पर आते आते ये टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री तक पहुंच जाता है। सूर्य सतह के तापमान को पृथ्वी या प्रभावी पृष्ठीय तापमान कहा जाता है। तो सूर्य सतह का जो ताप है उसको प्रभावी पृष्ठीय तापमान तथा दृश्य परत को प्रकाश मंडल कहते हैं। तो एक ये चीज ध्यान रखना, ये दोबारा आएगी वापस।
प्रकाश मंडल किसको कहते हैं? दृश्य परत को जो हमें दिखाई दे सकती है उसको प्रकाश मंडल कहा जाता है। और इसकी मोटाई लगभग कितनी है? 500 किलोमीटर। सतह के बाहर जो लपटें हैं उनके अंदर जो दृश्य भाग है वो प्रकाश मंडल जिसको कहा गया, उसकी मोटाई लगभग कितनी है? 500 किलोमीटर। तथा शिखर का ताप लगभग 4000 केल्विन, या हम इसको 3800 डिग्री सेंटीग्रेड या 3700 डिग्री सेंटीग्रेड कह सकते या सेल्सियस कह सकते हैं। तो यह पृष्ठीय या सतह का ताप 6500 किलोमीटर के बाद का टेम्परेचर लगभग 4000 केल्विन के बराबर है। कुछ और सूचनाएं इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से देखें। सौर वायुमंडल, सोलर एटमॉस्फेयर कैसा है? सोलर एटमॉस्फेयर की हम चर्चा करते हैं। तो सोलर एटमॉस्फेयर में यह दो परतों में विभाजित है। पहली चीज तो सोलर एटमॉस्फेयर को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला है वर्णमंडल, जैसा कि नाम से प्रदर्शित है, वर्ण का मतलब होता है रंग, और रंग को हम यहाँ पर लिख रहे हैं क्रोमोस्फीयर। तो सूर्यमंडल की या सूर्य के चारों ओर जो गैसों का आभा मंडल है तो उसको दो परतों में विभाजित किया गया। पहला है वर्णमंडल जिसको क्रोमोफोर या क्रोमोस्फीयर कहते हैं, क्योंकि ये रंगीन है, जो दिखाई रंग अपने आंखों से रंग कलर्ड दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम रखा गया वर्णमंडल। प्रकाश मंडल के बाहरी भाग को हम वर्णमंडल कहते हैं, जो गैसों से बना विरल या फैला हुआ भाग है जो पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है। कलर्ड है लेकिन हम सीधा देखें तो हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि सूर्य का खुद का जो टेम्परेचर है या प्रकाश इतना तीव्र है कि यह वाला भाग हमें दिखाई, कलर्ड भाग है जो दिखाई नहीं देता है। लेकिन अगर हम एक प्लेट के रख के सामने देखें या सूर्य ग्रहण के समय हमें ये परत स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और निश्चित रंग युक्त दिखाई देती है। जो गैसों से बना विरल या फैला हुआ भाग है जो पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है, केवल सूर्य ग्रहण के समय ही हमें दिखाई देता है। वास्तव में ये आग की लपटें हैं जो रंगीन या कलर्ड होती हैं। सूर्य ग्रहण के पूर्व और सूर्य ग्रहण के पश्चात सूर्य हाइड्रोजन की बामर रेखाओं का गुलाबी स्पेक्ट्रम उत्पन्न करता है। रंग मैंने दे रखा है यहाँ पर। तो चूंकि वहां पर हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन गैस इस बाहरी परत के अंदर जिसको कि वर्णमंडल कहा गया है, वहां पर आकर के एक कौन से प्रकार का स्पेक्ट्रम प्रदर्शित करती है? बामर रेखाओं का गुलाबी रंग का स्पेक्ट्रम प्रदर्शित करती है। तो लाइमन श्रेणी जो IR क्षेत्र में पड़ती है, नहीं UV क्षेत्र के अंदर पड़ती है, और बामर पाशन आगे आदि श्रेणियां जो नेक्स्ट वाली है उसमें बामर श्रेणी है, ये दृश्य क्षेत्र में या दृश्य विकिरण उत्सर्जित करती है। और उसका रंग कैसा है? उसके तरंगदैर्ध्य के अनुसार इसका रंग होता है गुलाबी, और गुलाबी रंग के स्पेक्ट्रम को ये प्रदर्शित करता है। और इस गुलाबी रंग के स्पेक्ट्रम से ही हमें पता चला कि सूर्य के ऊपर हाइड्रोजन गैस उपस्थित है। तो वापिस एक बार देखें, सूर्य ग्रहण के पूर्व और पश्चात सूर्य हाइड्रोजन की बामर रेखाओं का गुलाबी स्पेक्ट्रम उत्पन्न करता है, अतः इसे वर्णमंडल कहा गया है। क्योंकि रंग प्रदर्शित हो रहा है इसलिए वर्ण रंग को प्रदर्शित कहते हैं, क्रोम रंग के लिए आता है, तो वर्णमंडल कहा जाता है। और इसका ताप लगभग कितना है? 25,000 केल्विन के बराबर होता है। तो वर्णमंडल का ताप 25,000 केल्विन के बराबर है। नेक्स्ट आप सूचना देखें, इसमें बिल्कुल हाइपोथेटिकल या ऊपर ऊपर जो चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट है, बाकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, केवल परत और टेम्परेचर और उसकी प्रक्रिया आप ध्यान रखें तो पर्याप्त है, बाकी ज्यादा डिटेल की आवश्यकता नहीं। सेकेंड पार्ट है इसका किरीट या कोरोना कहते हैं। किरीट या कोरोना, पहला वर्णमंडल, दूसरा किरीट और कोरोना। सौर वायुमंडल की सबसे बाहरी परत को किरीट कहा जाता है, जिसका अर्थ है मुकुट। किरीट मुकुट यूनानी शब्द है, इसका मतलब होता है मुकुट। निम्न घनत्व युक्त होने के कारण, क्योंकि गैसें हैं तो घनत्व कम होगा, तो निम्न घनत्व युक्त होने के कारण सामान्यतः पृथ्वी से दिखाई नहीं देता। वर्णमंडल भी दिखाई नहीं देता, लेकिन सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन ये कब दिखता है? जब सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के ढकने के बाद में ही इसको देखा जा सकता है। अगर पूरा सूर्य ढक जाए, जो बहुत चमकीली जगह है वो ढक जाए, तब ये बाहर की लपटें या किरीट या मुकुट दिखाई देता है। और इसीलिए चूंकि सूर्य के चारों ओर हम इस तरीके से प्रक्रिया प्रदर्शित कर रहे हैं, तो ये वास्तव में इसके किरीट को प्रदर्शित करता है। अगर मैं यहाँ से देखूं तो ये ताज की तरह, मुकुट की तरह दिखाई देता है, लपटों के रूप में है, और इसीलिए इसको किरीट या कोरोना कहा गया है, जो यूनानी शब्द का मतलब है मुकुट का कहलाता है। किरीट का तापमान 10 की घात 6
केल्विन के बराबर होता है। इस क्षेत्र से एक्स विकिरण का उत्सर्जन होता है। बहुत ही खास पॉइंट है, किरीट से कौन सी विकिरण उत्सर्जित हो रही है? एक्स विकिरण। और इससे पहले वर्णमंडल से, यहाँ पर हाइड्रोजन है, उसकी बामर विकिरण उत्सर्जित होती है जो कि रंगयुक्त है, और ये एक्स विकिरण उत्सर्जित करने वाला क्षेत्र है। और इसीलिए सूर्य ग्रहण के समय आप कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की ओर नग्न आंखों से न देखें या प्रत्यक्ष रूप से न देखें, क्योंकि वहाँ से एक्स विकिरण उत्सर्जित होती है। तो और इसीलिए ये पॉइंट लिखा गया है, इसको अच्छी तरह से देखें कि इसी उच्च ताप तथा एक्स विकिरण के कारण सूर्य ग्रहण को नग्न आंखों से देखने की मनाही होती है। टेम्परेचर भी ज़्यादा है और दूसरा एक्स विकिरण उत्सर्जित हो रही है, इसलिए इसको नग्न आंखों से नहीं देखा जाना चाहिए, नहीं तो यह आंख के रेटिना को नुकसान पहुंचाता है। अब है सूर्य वायु या सोलर एयर क्या है? तो पहला था वर्णमंडल, फिर है कोरोना, किरीट और मुकुट जिसको कहा गया, तीसरे नंबर पे है सूर्य वायु, ये उसके भी बाहर का हिस्सा है। तो किरीट से बाहर की ओर उत्सर्जित आवेशित कणों को, जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का समूह है, जो सौर मंडल से फैल जाता है अर्थात सौर मंडल से बाहर की ओर निकलता है, उसे सौर वायु या सोलर एयर कहते हैं। ये वास्तविक वायु नहीं है, यहाँ पर निर्वात है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से निर्मित लपटों के रूप में निकल रहा है और इसी को सोलर एयर कहते हैं। वैसे ये निर्वात क्षेत्र है जहाँ पर केवल ये आयन ही अति विरल या बहुत दूर दूर स्थित रहते हैं। सौर वायु उत्सर्जन के कारण ही सूर्य का द्रव्यमान लगातार क्या हो रहा है? घट रहा है। अर्थात इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अगर मैं निष्कासित करता हूं तो चूंकि पदार्थ का द्रव्यमान प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की वजह से है, और अगर इनको ही निष्कासित कर दिया जाए, न्यूट्रॉनों को भी साथ में निष्कासित कर दिया जाए, तो द्रव्यमान कम हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर सौर वायु उत्सर्जन के कारण ही सूर्य का द्रव्यमान लगातार घट रहा है, द्रव्यमान में लगातार कमी हो रही है। और इसी कमी के आधार पर हम ज्ञात करते हैं कि सूर्य की आयु कितनी होगी। अगला है सूर्य कलंक। ठीक है, सूर्य कलंक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सूर्य कलंक, सूर्य की सतह पर निम्न ताप लगभग 4000 केल्विन क्षेत्र जो पृथ्वी से काले धब्बे के रूप में दिखाई देता है, इसे ही हम सूर्य कलंक कहते हैं। टेम्परेचर कितना है? 4000 केल्विन। फिर भी यहाँ से हम देखते हैं तो वहाँ पर एक काले धब्बे के रूप में दिखाई देता है। आंखों से, नग्न आंखों से तो नहीं दिखता, लेकिन दूरबीन की सहायता से या बहुत आवर्धित क्षमता वाली दूरबीन है उसकी सहायता से, प्रभावित दूरबीन की सहायता से ये धब्बे दिखाई देते हैं। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है, गैलीलियो ने इन्हीं सौर कलंक के गतिशीलता के आधार पर, सौर कलंक अगर देखे जाए तो वो अपनी जगह बदलते हैं। ठीक है, यहाँ से देखने पर ऐसा लग रहा है, और उसी आधार पर सिद्ध किया कि कलंक गतिशील हैं, अर्थात सूर्य भी अपनी अक्ष पर घूर्णन करता है, और सूर्य अपनी अक्ष पर कैसे? वामावर्त अर्थात पश्चिम से पूर्व दिशा के अंदर घूर्णन करता है। तो ऐसी स्थिति में तो गैलीलियो ने किस आधार पर पता लगाया कि सूर्य भी अपनी अक्ष पर घूर्णन कर रहा है? तो सौर कलंक की गतिशीलता के आधार पर पता लगा कि सूर्य भी अपनी अक्ष पर वामावर्त दिशा के अंदर घूर्णन करता है, एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन करता है। इसी तरीके सौर कलंक में प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित होता है। सौर कलंक में प्रबल मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित होता है। अब ये आप कहोगे चुंबकीय क्षेत्र कहाँ से आया? तो सिंपल सा है, पदार्थ उच्च ताप पर है, इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में है, और चूंकि इलेक्ट्रॉन आवेशित कण है और पीछे बचा हुआ धनावेशित कण वो भी साथ में है, तो प्लाज्मा अवस्था चूंकि चुंबकीय प्रकृति की होती है, विद्युत सुचालक होती है, तो उसी तरीके से सूर्य पर भी चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित रहता है मुक्त इलेक्ट्रॉन और गतिशील आयनों के कारण। तो चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित होता है, इसी कारण इनके अंदर निश्चित गतिशीलता पाई जाती है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में कण एक दूसरे को आकर्षित प्रतिकर्षित करके गति दर्शाते हैं। तो सौर कलंक में प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसीलिए सौर कलंक में गतिशीलता भी रहती है। सौर तंतु एक और शब्द है, या फिलामेंट कहा गया है, या इसी का दूसरा नाम है सौर ज्वाला या प्रोमिनेंस कहते हैं। तो सौर ज्वाला या प्रोमिनेंस, सोलर प्रोमिनेंस या फिलामेंट के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो सूर्य को डिस्क से या डिस्क के किनारे से देखने पर किरीट से उच्च ताप युक्त लपटें उठती हुई दिखाई देती है। अगर मैं डिस्क लेकर के इस तरीके से आंखों के सामने रखता हूँ और ऊपर का केवल एरिया वो भी दूरबीन से पर देखा जाए, तो वहां पर आपको कुछ उच्च ताप युक्त लपटें उठती हुई दिखाई देगी।
या आग की लपटें उठती हुई दिखाई देगी और इन्हें ही हम सूर्य ज्वाला या सूर्य तंतु कहते हैं। और लपटें भी चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही बनती है, जिसमें कण है ये उच्च ऊर्जा युक्त वहां से निष्कासित होते हैं, उसी से लपटें निर्मित होती है। नेक्स्ट प्रक्रिया है ग्रह। ठीक है, लेकिन ग्रह हम नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रदर्शित करेंगे। अभी यहाँ तक आपको सूर्य की प्रक्रिया यहाँ पर कंप्लीट कर देते हैं। थैंक यू।